सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, वेलकम टू योर ऑन द कॉमन मैन्स क्लब। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनआईएसएम का इक्विटी डेरिवेटिव्स का पीडीएफ, राइट। इसमें ऑलरेडी दो चैप्टर हमने कवर कर लिया था, जिसके दो वीडियोस ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट पे रिलीज किए गए हैं, और इस पे दो वीडियोस और चैप्टर 2 के रिव्यू रिलीज कर दिए गए हैं। दिस इज बाय द वे पार्ट 3 of this chapter. Okay, this is the third video in the series. So before starting this video, I would like to request you, please like, share and subscribe to my channel, because it takes a lot of effort to make notes for you, to explain the things and related stuff. So please like, share and subscribe to my channel, which helps me a lot in motivating to make the video further. So already we had discussed in this chapter the introduction to index. Okay, and significance of an stock index का क्या significance होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट इंडाइसेस भी हमने पढ़ा था। ओके, इसमें कुछ इंडाइसेस हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिए थे। इसमें एक टाइप का इंडेक्स जो बचा हुआ है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। साथ में हम लोग एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडेक्स के बारे में जानेंगे। इंडेक्स मैनेजमेंट क्या चीज़ है वो जानेंगे, कौन करते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट। मेजर इंडाइसेस इंडिया में क्या क्या है इसके बारे में जानेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ इंडाइसेस क्या होते हैं इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ओके, सो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले क्या जानने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। इक्वल वेट इंडेक्स जो एक रह गया था वो मैं यहाँ पे कवर करूंगा। दूसरी चीज लिक्विडिटी क्या होती है मैं समझाऊंगा आपको। आई होप आपके पास कुछ तो आइडिया होगा ये लिक्विडिटी क्या होती है। फिर बिड आस्क स्प्रेड क्या चीज होती है, ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, दिस इज एन important concept with respect to इंडेक्स मैनेजमेंट और ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। सो ये आपको समझना जरूरी है। एंड फोर्थ थिंग जो हम पढ़ने वाले हैं अभी वो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये क्या होता है? ओके, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ओके, अदर देन दीज ये सब चीजें तो हम लोग कवर करेंगे ही। एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स मैनेजमेंट, मेजर इंडाइसेस इन इंडिया एंड एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम और चलते हैं इक्वल वेट इंडेक्स पे। इक्वल वेट इंडेक्स पे जाके मैं आपको समझाता हूँ उसके लिटरेचर में इन लोगों ने क्या दे रखा है, हमारे लिए क्या जरूरी चीजें हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लाइन बाय लाइन बाय रीडिंग दैट लिटरेचर which has been given. Okay, see इक्वल वेट इंडेक्स जैसा नाम बताता है ना कि हर इंडेक्स के हर स्टॉक का वेट इक्वल रहता है। An equal weight index is one in which all stocks included in the index have the same weightage, mind you. सारे के सारे stocks जो होते हैं उसका same weightage होता है। Okay, and the number of shares of stocks are shares of each stock is adjusted in such a way that weight of the each stock in the index remains the same. इसका मीनिंग ये होता है कि जब भी इंडेक्स में किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है तो शेयर में जो म्यूचुअल जो मैनेजर होते हैं, फंड मैनेजर, उनको उस स्टॉक के कुछ शेयर्स को सेल करना पड़ता है ताकि उसका वेट जो इंडेक्स में है मेंटेन्ड हो जाए। और अगर किसी शेयर का प्राइस, किसी स्टॉक के शेयर का प्राइस गिर जाता है तो वो सम अमाउंट ऑफ स्टॉक को, शेयर्स को खरीद लेते हैं ताकि उसका वेट सेम मेंटेन्ड हो। इसीलिए इसको कहते हैं क्या? इक्वल वेट इंडेक्स। ओके, सो यहाँ लिखा हुआ है सब्सिक्वेंटली if there is any change, जो मैं आपको बताया हूँ वही बात यहाँ पे, if there is any change in the market price of each stock, the weight of each stock will change. To maintain the same equal weight as earlier, the fund manager needs to sell those stocks that have increased, right? uh, and buy those stocks that have fallen in price. ऑल राइट, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी का एक एक्सप्लेनेशन है इस टेबल में। आप चाहें तो इसको एक बार समझने की कोशिश कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, है ना। इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट है और कुछ खास बात है नहीं। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इंडेक्स के बारे में। एट्रीब्यूट्स मीन्स फीचर्स। एक अच्छा इंडेक्स का क्या क्या
एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, क्या क्वालिटी होना चाहिए। लाइक आप कहते हो ना कि एक गुड स्टूडेंट है, तो गुड स्टूडेंट में क्या क्वालिटी होती है कि वो डिसिप्लिन्ड है, कंसिस्टेंट है, ओके, ही इज ओबीडियंट, ही इज हार्ड वर्किंग, तो एक गुड स्टूडेंट की क्वालिटी है। उसी प्रकार एक इंडेक्स की, एक अच्छे इंडेक्स की बाय द वे क्या एट्रीब्यूट्स होती है। सो अ गुड इंडेक्स, अ गुड मार्केट इंडेक्स शुड हैव द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, ओके, good market index should have the following attributes. क्या? It should reflect the market behavior. मीन्स किसी भी इकोनॉमी के मार्केट में जो बिहेवियर हो रहा है, इकोनॉमी ऊपर जा रही है, मार्केट भी ऊपर जाना चाहिए, तो ये इंडेक्स को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ऑलराइट, इट शुड बी कंप्यूटेड बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी मतलब कि कोई बाहर का व्यक्ति हो जो जिसका इसमें इन्वॉल्वमेंट इंडेक्स में कुछ ना हो, वही कंप्यूट कर इंडेक्स के बारे में। हम बताएंगे आगे, आपको समझाएंगे कि बीएससी और एनएससी का एग्जांपल लेके कि कौन उसके इंडेक्स को बनाता है, कौन उसको उसके इंडेक्स को मेंटेन या कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, एंड बी फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ एनी मार्केट पार्टिसिपेंट। सी मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन है? जो खुद ही एक्सचेंज है, राइट, रिटेलर्स हो सकते हैं। बेसिकली इसमें रिटेलर्स या फिर बायर सेल्स, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा था, सेलर्स, एफ आई आईज हो गए, डी आई आईज हो गए, एच एन आईज हो गए, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ये सब मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं। तो इनके इन्फ्लुएंस से ये बाहर रहना चाहिए बेसिकली। सो दैट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ अ गुड इंडेक्स। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने हिसाब से इंडेक्स को बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे या फिर अपनी प्रॉफिट अपनी झोली में डालते रहेंगे, इससे तो मार्केट का ट्रू बिहेवियर पता नहीं लगेगा। ओके, इट शुड बी प्रोफेशनली मेंटेन्ड, मीन्स विदाउट uh, any kind of preconceived notion, right? In a professional manner, the index should be maintained. Okay. नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं कि इम्पैक्ट कॉस्ट के बारे में। इम्पैक्ट कॉस्ट पढ़ने से पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे व्हाट इज लिक्विडिटी। सी लिक्विडिटी आप जानते हो, लिक्विडिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट मींस अ मार्केट वेयर लार्ज ऑर्डर्स आर एग्जीक्यूटेड विदाउट मूविंग द प्राइसेस। मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि ऐसा मार्केट जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हो, ओके, इन लार्ज नंबर, बहुत सारे सेलर्स हो इन लार्ज नंबर, तो ऐसे सिचुएशन को हम लिक्विडिटी कहते हैं मार्केट में। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, प्राइस प्रॉपर मेंटेन्ड होता है ना, बहुत ज्यादा बायर्स हो, बहुत ज्यादा सेलर्स हो, ऐसे सिचुएशन को व्हाट डू वी कॉल लिक्विडिटी, कि मार्केट में लिक्विडिटी अच्छी है। फॉर एग्जांपल आप दो इंडेक्स को कंसिडर करिए, लाइक निफ्टी, राइट, निफ्टी 50, और एक और इंडेक्स को कंसिडर कर लीजिए, मिड कैप निफ्टी, या फिन कैप निफ्टी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इन दोनों इंडेक्स की तुलना में आपको कहाँ पे ज्यादा बायर्स एंड सेलर्स नजर आएंगे? ऑब्वियसली निफ्टी 50 में ज्यादा बायर्स एंड सेलर्स नजर आएंगे। क्यों? बायर्स और सेलर्स ज्यादा इसमें नजर आएंगे आपको, निफ्टी 50 में, इन कंपैरिजन टू मिड कैप निफ्टी। सो ये ज्यादा लिक्विड है इन कंपैरिजन टू मिड कैप निफ्टी। सिंपल मीनिंग ये है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, बिड आस्क स्प्रेड समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज होती है। ठीक है, बिड आस्क स्प्रेड। देखिए, बिड आस्क स्प्रेड का मतलब ये होता है कि आपने बिड लगाया सेल करने के लिए या बाई करने के लिए। पहले समझते हैं, हम सेल से शुरू करते हैं। ठीक है, आपने सेल करना चाहते हो आप, ठीक है, किसी भी ऑर्डर बुक में, इसी टेबल को हम लोग कंसिडर करते हैं। इस ऑर्डर बुक में देखिए, सेल के ऑर्डर्स लगे हुए हैं सीरियल नंबर 5, 6, 7 एंड 8 पे, जिसमें 2000 क्वांटिटी एट 4.50 पैसा सेल करने के लिए रेडी है, रुपीज सॉरी, रेडी है। 1000 क्वांटिटी एट 4.55 रुपीज रेडी है।
and 500 quantity at 4.70 and so on. तो और उसके बाद कुछ बाय ऑर्डर्स इसमें लगे हुए हैं, दैट इज 1000 क्वांटिटी फॉर 5 रुपीज, अगेन नेक्स्ट 1000 रुपीज फॉर 3.390 रुपीज। इसमें अगर कोई व्यक्ति 3000 शेयर्स, 3000 शेयर्स सेल करना चाहेगा, ठीक है, तो वो ऑर्डर इस पे लगाएगा। लेकिन 3000 शेयर सेल करने के लिए यहाँ कोई बाई करने वाला होना चाहिए। तो इस साइड में बाई करने वाला अगर आप देखो, तो पहला तो उसका 1000 शेयर 4 रुपीज पे जाएगा, दूसरा शेयर जो उसका है 3.9 रुपीज पे जाएगा, और तीसरा जो तीसरा मैं ये कह रहा हूँ, इसको 1000 को स्प्रेड करके, पहला दूसरा तीसरा नहीं, हजार हजार को स्प्रेड करके मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इसमें 2000 में से 1000 एट 3.80 रुपीज पे सेल होगा, ठीक है। तो उसी को जो आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आपका लिक्विडिटी कम होने के कारण कुछ कॉस्ट बढ़ जाता है, उसको कहते हैं बिड आस्क स्प्रेड, राइट। सो देर इज एन इंक्रीज इन द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसमें बढ़ जाता है, देर इज एन इंक्रीज इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर एन ऑर्डर साइज ऑफ 3000 इन कंपैरिजन टू द ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर 100। ज्यादा बड़ा ऑर्डर के लिए ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है। मीन्स आप 4 पॉइंट चाहते थे कि 4 पॉइंट हायर कॉस्ट पे सेल हो जाए, 4.50 पे सेल हो जाए, आप ये चाहते थे। लेकिन आपने जो एवरेज 3000 का क्वांटिटी का किया, तो सेल 4.50 पे नहीं हुआ, बल्कि 4 रुपीज पे हुआ। तो ये 0.5 का जो आपका एक डिफरेंस हुआ, दिस इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और इसी को हम बिड आस्क स्प्रेड कहते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स हाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, शायद मैंने इसका नोट्स बनाया है, मैं देखता हूँ आपका इम्पैक्ट कॉस्ट वगैरह का, है ना। यस, चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए इम्पैक्ट कॉस्ट, सी इम्पैक्ट कॉस्ट का मतलब ये होता है, इम्पैक्ट कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट इनकर्ड बाय एन इन्वेस्टर व्हेन executing a trade on a particular stock index. It measures how the price of the index or the stocks moves as a result of buy or sell order। जो आपको मैं समझाया हूँ उसी का ये लिटरेचर फॉर्म में है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इट रिफ्लेक्ट्स द लिक्विडिटी इन द मार्केट। इम्पैक्ट कॉस्ट क्या रिफ्लेक्ट करता है? लिक्विडिटी इन द मार्केट, मार्केट में कितनी लिक्विडिटी है उस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। एंड द प्राइस चेंज कॉज्ड बाय ऑर्डर एग्जीक्यूशन, ऑर्डर एग्जीक्यूशन से प्राइस चेंज के बारे में ये बताता है, ठीक है। ओके, in the context of the indices like Nifty 50 or Sensex India, impact cost can be important when executing the large trades। बहुत ज्यादा अमाउंट में जब नंबर में कोई ट्रेड ट्रेड होता है, तो इम्पैक्ट कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। इट इज कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस, वही जो मैं समझाया आपको, दोनों प्राइस का बाई प्राइस और सेल प्राइस का एग्जीक्यूशन प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, राइट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसी चीज को समझने के लिए कि निफ्टी 50 इंडेक्स में मान लीजिए वो 18,000 पॉइंट्स पे ट्रेड हो रहा है, निफ्टी 50 इंडेक्स, ठीक है। और उसका ट्रेड साइज है, एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वांट्स टू बाय अ लार्ज नंबर ऑफ निफ्टी 50 फ्यूचर्स। कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होगा, वो निफ्टी 50 फ्यूचर खरीदना चाहता होगा, लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है। सो ऑर्डर एग्जीक्यूशन और इम्पैक्ट कॉस्ट इसमें क्या होगा? प्राइस आफ्टर एग्जीक्यूशन माइनस ओरिजिनल प्राइस, दोनों का मान लीजिए जब वो ऑर्डर लगा दिया उसके बाद 18,000 से निफ्टी बढ़ के 18,010 पे चली गई, तो 10 पॉइंट का डिफरेंस आ गया, ठीक है। 10 पॉइंट का डिफरेंस आ गया मान लीजिए। सो इन दिस केस द इम्पैक्ट कॉस्ट वुड बी 10 पॉइंट्स। ये एक एग्जांपल लेके आपको मैं चीजों को क्लियर करने की कोशिश किया हूँ। आप इस वीडियो को बार बार समझिएगा, रीड कीजिएगा, जो लिटरेचर दिया गया है, यू विल बी वेरी इजीली एबल टू ग्रास्प व्हाट द थिंग इज अबाउट इम्पैक्ट कॉस्ट। इम्पैक्ट कॉस्ट का सिंपल सा फंडा यही माइंड में डाल लीजिए, इट इज कनेक्टेड टू लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी को बताता है। सो which means that यहाँ पे impact cost 10 points का हुआ, which means that investor effectively paid an additional 10 points on the Nifty 50 index due to market movement caused by their large order। इन्होंने लार्ज ऑर्डर लगाया तो उसका मार्केट जो है ऊपर चढ़ गया,
18,000 से 18,010 पॉइंट पे बढ़ गया, तो उनका जो 10 पॉइंट्स का होगा इम्पैक्ट कॉस्ट होगा। ठीक है। सो हायर इज द लिक्विडिटी, लोअर इज द इम्पैक्ट कॉस्ट, ये एक चीज आप माइंड में डाल लीजिए, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल दो चीजें होती है। हायर इज द लिक्विडिटी, लोअर इज द इम्पैक्ट कॉस्ट, एंड लोअर इज द लिक्विडिटी, हायर विल बी द इम्पैक्ट कॉस्ट। ठीक है। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एज सिंपल एज दैट, बस इतनी सी बात है, इतने आपको माइंड में रखना है, इससे ज्यादा कोई खास चीज नहीं है कि जितना ज्यादा मार्केट में लिक्विडिटी होगा, ये बात आप माइंड में डाल लीजिए, इम्पैक्ट कॉस्ट उतना कम होगा, और जितनी कम लिक्विडिटी होगी इम्पैक्ट कॉस्ट वुड राइज। ऑलराइट, क्योंकि देखिए ना, बायर्स ही नहीं है ना ज्यादा, आप सेल तो करना चाह रहे हो, बायर है नहीं, आप बाई तो ज्यादा कर रहे हो, सेलर ज्यादा है नहीं मार्केट में, तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ेगा ना। ठीक। सो अब पढ़ते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट के बारे में हम लोग। इंडेक्स मैनेजमेंट, इंडेक्स, ओके, हाइलाइटर सेलेक्ट कर लूं मैं। इंडेक्स कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड रिवीजन इज जनरली डन बाय स्पेशलाइज्ड एजेंसी। मतलब एक थर्ड पार्टी के बारे में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस और रिवीजन वगैरह जो करते हैं एक थर्ड पार्टी के द्वारा कराना चाहिए, वो बीएसई के केस में है, एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, और एनएससी इंडाइसेस के केस में है एनएससी इंडाइसेस लिमिटेड। ये बाहर के लोग होते हैं, इनका बीएससी और एनएससी से कोई नाता नहीं होता है, जो इंडेक्स के कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड रिवीजन पर ध्यान देते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप माइंड में डाल लीजिए। ओके। Index construction is all about choosing the index stock and deciding on the index calculation methodology. Maintenance means adjusting the index for corporate actions like bonus issues, rights issues, stock splits, consolidation, mergers. ये सब जो कॉर्पोरेट एक्शंस होते रहते हैं ना, कंसोलिडेशन हो गया, मर्जर हो गया दो कंपनी का, स्टॉक में स्प्लिट हो गया, राइट इशू हो गया, तो ये मेंटेनेंस के केस में आता है, इंडेक्स को कैसे मेंटेन किया जाएगा ऐसे केसेस में। ठीक है। रिवीजन ऑफ एन इंडेक्स डील्स with change in the composition of index, such as replacing some existing stocks by the new ones because of the change in the trading paradigm of the stocks, or a shift in the interest of market participants। कुल मतलब इसका यह है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, रिसेंटली निफ्टी में, निफ्टी 50 में जियो फाइनेंस को डाला गया था। और किसको हटाया गया था? हाँ, ये आप कमेंट में लिखिएगा जरूर, जियो फाइनेंस को डालने के लिए किस कंपनी को हटाया गया था निफ्टी 50 इंडेक्स में। ठीक है। तो ऐसे केसेस में जो भी होता है, इसको कहते हैं इंडेक्स रिवीजन। ये इंडेक्स रिवीजन का काम भी कौन करते हैं? ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो बाहर से होते हैं। जो बीएससी के केस में कौन है? एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड। एनएससी के केस में कौन होता है? एनएससी इंडाइसेस प्राइवेट लिमिटेड। राइट। सो इंडेक्स कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। अ गुड इंडेक्स इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन डाइवर्सिफिकेशन एंड लिक्विडिटी। देखिए ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है, व्हाट डज दिस वर्ड ट्रेड ऑफ मींस? ट्रेड ऑफ का मतलब ये होता है एक्ट ऑफ बैलेंसिंग बिटवीन टू अपोजिट थिंग्स। देखिए डाइवर्सिफिकेशन आप बढ़ाओगे ना, तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी, और लिक्विडिटी मतलब दो अपोजिट चीजें हैं, लिक्विडिटी और डाइवर्सिफिकेशन। तो इन दोनों में जो बैलेंस करने का जो एक्शन है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड ऑफ। सो अ गुड इंडेक्स वो होता है जो दोनों चीजों को कंसिडर करके चले, डाइवर्सिफिकेशन को भी एंड लिक्विडिटी को भी। सो इंडेक्स कंस्ट्रक्शन का ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। स्टॉक्स इन द इंडेक्स आर चोजन बेस्ड ऑन द प्री डिटरमाइंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स। जो भी इंडेक्स में स्टॉक्स होते हैं, लाइक निफ्टी में है एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी के नाम से लिखा रहता है वहां पे, रिलायंस है, मान लो भारतीय एयरटेल है। ठीक है। तो ये सारे जो इंडेक्स चूज किए गए हैं, कुछ ना कुछ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स पे चूज किए जाते हैं। ठीक है। और ये कौन डिसाइड करता है? दोज क्राइटेरिया आर डिसाइडेड बाय इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स, जो इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। once a stock is once a stock satisfies the eligibility criteria,
it is entitled for inclusion in the index. Generally, the final decision of inclusion or removal of a security from index is taken by a specialized committee known as index committee. इंडेक्स मैनेजर ने डिसाइड करके भेज दिया कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को एंट्री देना चाहिए, इस पर्टिकुलर स्टॉक को हटा देना चाहिए इस इंडेक्स से, लेकिन फाइनल डिसीजन कौन लेंगे? इंडेक्स कमिटी लेंगे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, सी देखिए, इंडेक्स मेंटेनेंस एंड रिवीजन, वो तो हमने पता किया था। अभी कंस्ट्रक्शन के बारे में, मेंटेनेंस एंड रिवीजन के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, मेंटेनेंस एंड रिवीजन ऑफ द इंडाइसेस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस मैथमेटिकल फॉर्मूले। उनका अपने जो कैलकुलेशन होता है मैथमेटिकल फॉर्मूले के बेसिस पे। ओके, in order to keep the index comparable across time, the index needs to take into account the corporate actions such as stock splits, शेयर इश्यूएंस, डिविडेंड्स, रिस्ट्रक्चरिंग। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडेक्स मेंटेनेंस किया जाता है, जो अभी जस्ट मैं पहले बता चुका है ऑलरेडी मैंने, है ना, इसमें कुछ नया चीजें है नहीं। अच्छा, मेजर इंडाइसेस इन इंडिया कौन कौन से, जरा हम लोग जान लें। मेजर इंडाइसेस इन इंडिया है, देखिए, एक एस&पी का बीएसई सेंसेक्स, सब कोई जानते हैं। सेंसेक्स मतलब सेंसिटिव इंडेक्स, 30 कंपनीज है उसमें, है ना। ओके, सेंसेक्स नेक्स्ट 50 भी है। नेक्स्ट निफ्टी के कुछ है, निफ्टी निफ्टी नेफ्ट, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, जो 500 कंपनीज के बारे में बताता है। एसएक्स 50 जो एमएससीआई का इंडेक्स है, एमएससीआई, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एमएसईआई, ठीक है। ये इसका है एसएक्स 40। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस। Traditionally, indices were used as a measure to understand the overall action of stock market. However, a few applications have emerged in investment field, which is discussed below. ठीक है, इनका इंडाइसेस का क्या एप्लीकेशन है? एक तो इंडेक्स फंड बनते हैं इसमें, मतलब कि कुछ स्टॉक म्यूचुअल फंड हाउसेस ने एक इंडेक्स फंड बना दिया। निफ्टी का मान लो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब जो भी लोगों ने पैसा लगाया होगा ना, वो सारे वो 50 कंपनीज में स्प्रेड आउट होके इक्वली जाएंगे। ठीक है, इससे आपका जो रिस्क है ना, स्प्रेड हो जाता है। तो कहते हैं ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन सेम बास्केट, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। यहाँ भी वही बात होती है। तो आप इंडेक्स फंड में जब पैसा लगाते हैं ना, या सेंसेक्स के, मान लीजिए सेंसेक्स 30, कोई इंडेक्स फंड चालू कर दिया किसी ने, तो उसमें स्प्रेड आउट हो जाता है। आपका जो फंड आप डालते हो वो सारे 50 कंपनीज में लगाया जाता है, नॉट जस्ट इन ए पर्टिकुलर कंपनी। सॉरी, नो। इंडेक्स की डेरिवेटिव्स होती है। इंडेक्स की डेरिवेटिव्स आर द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच हैव द इंडेक्स एज अंडरलाइंग एसेट। इंडेक्स खुद में अंडरलाइंग एसेट रहता है, इसके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। इंडेक्स ऑप्शंस एंड इंडेक्स फ्यूचर्स आर द मोस्ट पॉपुलर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में, नॉट जस्ट इन इंडिया। आप ऑप्शंस जो पढ़ते हो ना, या ट्रेड करते हो ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, तो इसके डेरिवेटिव बनते हैं इंडेक्स के। तो किसका डेरिवेटिव हुआ? वो हुआ पर्टिकुलर, ले आप खरीदते हो ना, निफ्टी 50 23,500 का कॉल खरीद लिया आपने, या निफ्टी का आपने अप्रैल का एफयूटी फ्यूचर्स खरीद लिया। तो ये क्या है? ये डेरिवेटिव्स हैं किसके? निफ्टी के। ये ऑप्शन डेरिवेटिव है, और इसके फ्यूचर डेरिवेटिव है, एफयूटी मतलब फ्यूचर। ठीक है, तो ये इंडेक्स के डेरिवेटिव्स बनते हैं। तो एक तो इंडेक्स फंड बन गया, ये एप्लीकेशन में बता रहा हूँ इसका। ठीक है, ओके। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी बनते हैं इसके, ये क्या है जरा हम लोग जान लें। ओके, exchange traded fund is a basket of securities that trade like individual stocks on an exchange. They have a number of advantages over the mutual funds as they can be bought and sold on the exchange. Since ETF are traded on exchanges, intraday transaction is possible. Okay. Further, ETF can be used as a basket trading in terms of smaller denomination and low transaction cost. So this is what the benefit of exchange traded fund is there, ETF. ETF बाय द वे बहुत लोग ट्रेडिंग के लिए, सॉरी, हाँ, या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए कंसिडर करते हैं, या इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत बढ़िया
अपॉर्चुनिटी थी। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मतलब सिंपली अ फंड विच इज ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, इसका सिंपल मीनिंग यही होता है। So that's all the end of the chapter 2 video, friends, and this was the third video in the series of the videos which I have already posted, and links for other videos in this chapter 2 and the playlist have been given in the description section. I would request you to watch all those videos so that your fundamentals become very clear with respect to exam. Even if you're not giving the exam, these fundamental basics are very important with respect to trading. So I would request